सत भी नहीं है, असत भी नहीं है और सदसत भी नहीं। अन्य रीति से हमने देखा तो कहा कि तरंग होती है कि न निर्वक्तुम शक्यम, मान्यवर जगत मीमांसा में वेदांत और विज्ञान, इस विषय पर व्याख्यान माला के लिए मैं आप महानुभावों के समक्ष उपस्थित हूं। आज मैं 13वें अंक के रूप में, 13वें पुष्प के रूप में सत्ता होने और न होने पर वेदांत और विज्ञान, इस विषय पर अपनी बातें प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और यह जो प्रसंग है वह इससे पूर्व 3-4 व्याख्यानों के संदर्भ में ही है। इससे पूर्व 2 व्याख्यानों से पहले हमने अनिर्वचनीयता के संबंध में अपनी बातें कहनी शुरू की थी और यह प्रसंग आगे के इन व्याख्यानों में चल रहा है। अनिर्वचनीयता के संबंध में हमने इससे पहले भी कहा था कि उसका अर्थ यह है कि वह सत भी नहीं है और असत भी नहीं है और सदसत भी नहीं है। इस प्रकार अनिर्वचनीय है। हमने इससे पहले के व्याख्यानों में सत नहीं है और असत नहीं है, इन दोनों बातों को प्रस्तुत कर दिया वेदांत के अनुसार कि ये वेदांत ऐसा क्यों मानते हैं कि सत भी नहीं है और उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि असत भी नहीं है। ये बात क्यों मानते हैं, दोनों बातें एक साथ क्यों मानते हैं, इसको हमने बड़े विस्तार से प्रतिबिंब और छाया इत्यादि के दृष्टांत को उपस्थित करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत किया। तो वेदांत का अगर ये मानना हो कि सत भी नहीं है और उसके साथ साथ असत भी नहीं है, उसके बाद तीसरी कोटि में कहा गया कि सदसत भी नहीं, मानी दोनों को मिलाकर भी नहीं। तीसरी कोटि में सत भी नहीं है, असत भी नहीं है और सदसत भी नहीं। तो ऐसा क्यों, सदसत भी नहीं है ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे विरोध होगा। और ठीक ही है, विरोध तो हो गई। अगर कोई ये कहे कि यह सत नहीं है और उसी श्वास में ये कहे कि असत भी नहीं, तो विरोध तो होगा। आम आदमी तो सामान्यतः ही समझता है। आम आदमी के संबंध में तो इतनी बातें समझ में आती है कि बाहरी दुनिया सत है। अगर उसको ये बताया जाए कि वो बाहरी दुनिया असत है तो भी उसको समझने में दिक्कत होती है, और अगर उसको ये कहा जाए कि दोनों में एक साथ हैं तो भी दिक्कत है। सत भी नहीं है, असत भी नहीं है। तो इस बात को वेदांत मान्य करता है। वेदांत ने ये कहा कि हम इन दोनों को एक साथ कहें तो वो भी ठीक नहीं कहना। सत भी नहीं है के साथ साथ अगर हम कह दें असत भी नहीं, दोनों एक साथ, तो ये बात भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि विरोध होता है। इसलिए तीसरी कोटि भी ठीक नहीं है। इस प्रकार से जो प्रथम कोटि है वो भी दुनिया को समझ में आती है और ये तीसरी कोटि भी दुनिया को समझ में आती है कि ये दोनों भी एक साथ नहीं है, सत भी नहीं है और असत भी नहीं है। ये दोनों बातें होने कारण से तीसरी कोटि भी नहीं, ऐसा कहते हैं। परंतु आधुनिक विज्ञान के अनुसार हम इस तीसरी कोटि के अंक को अन्य रूप में भी कह सकते हैं। ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जो कि सत भी हो और असत भी हो, या सत भी नहीं हो असत भी नहीं, एक साथ ऐसी वस्तु भी दुनिया में मिलती है। आज के आधुनिक विज्ञान में, आधुनिक विज्ञान में इस प्रकार की चीजें खोज ली गई जिसमें ऐसा है। प्रकाश की व्याख्या है। प्रकाश के संबंध में आधुनिक विज्ञान के विद्वानों को बहुत मतभेद रहा और उसकी व्याख्या करने में 100 वर्ष लग गए। बहुत कठिनाइयां थी, क्योंकि अन्य प्रकार से निरूपित होता है। एक दृष्टि से हम देखते हैं तो वो कण के रूप में निरूपित होता है और आधुनिक विज्ञान वाले उसको कहते हैं कि फोटान है, उसको नाम दिया फोटान है। अगर द्रव्यमान ना होते हुए कण के रूप में उपलब्ध हो तो उसको फोटान नाम दिया। और उसके पश्चात अन्य रीति से हमने देखा तो कहा कि तरंग होती है, यानी प्रकाश की तरंग, वेवलेंथ, माइक्रो वेवलेंथ, जितने भी मोबाइल चल रहे हैं वो सब माइक्रो वेवलेंथ से चल रहे हैं, तो वो भी होता है। तो वेवलेंथ भी मान लिया, वेव भी मान लिया और उनकी लेंथ भी। बताइए, आज के आधुनिक विज्ञानों ने इतनी छोटी तरंगों को भी मेजर कर लिया, माइक्रो वेवलेंथ को भी मेजर कर लिया उन्होंने।
आधुनिक विज्ञान के लोग कहते हैं कि एक तरफ तो हमको पता चला कि फोटान है अर्थात कण है, दूसरी तरफ पता चला कि वो वेव है और उसकी लेंथ भी है, तब फिर क्या करें? कोई भी एक वस्तु या तो कण ही होनी चाहिए, तरंग ही होनी चाहिए, दोनों तो नहीं हो सकती एक साथ। परंतु प्रकाश ऐसा है, तो विज्ञान ने कहा कि अगर प्रकाश ऐसा है तो हम कौन होते हैं उसको बदलने वाले, हम कौन होते हैं उसको सोचने वाले। विरोध प्रत्यय अगर दुनिया में है तो हम बदल सकते हैं क्या? हमको ये मान लेना चाहिए कि जो जैसा है वो है, जो जिस प्रकार का है तो उस प्रकार का है। बौद्ध दर्शन में कहा यदीदम स्वयं अर्थानाम रोचते तत्र के वयम, यदीदम स्वयं अर्थानाम रोचते, अगर दुनिया की वस्तुएं इसी प्रकार की हैं, इसी प्रकार की विरोधी हैं, तो तत्र के वयम, हम कौन होते हैं बदलने वाले। हम ये नहीं कह सकते कि दोनों प्रकार की नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमको ऐसा लगता है, तो बाहर ऐसा है तो है, हम उसकी व्याख्या उस रूप में नहीं कर पाते कि जो हमारे में हो, परंतु उस प्रकार की तो दुनिया में है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ऐसी चीजें दुनिया में आजकल उपलब्ध हो गई हैं जो कि दोनों प्रकार की हैं। इसलिए यह कहना कि जो सत भी नहीं है असत भी नहीं, दोनों चीजें नहीं हो सकती क्योंकि विरोध होगा, तो ये विज्ञान तो कहता हो तो हो, विरोध हो तो हो, होता है विरोध, तो भी चीजें रहती हैं। इसलिए इस तीसरी कोटि के संदर्भ में भी विज्ञान का मत भिन्न प्रकार का बनता है, भिन्न प्रकार का बनता है। अब कितने उदाहरण लें आपके समक्ष, यानी कितने उदाहरण हैं? एक उदाहरण यह है कि जो दो वस्तुएं हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों को अगर जोड़ना हो तो उन दोनों के बीच में कुछ रहना चाहिए। यह हमारी सामान्य धारणा है। अगर दो लकड़ी के टुकड़े हैं तो पहली लकड़ी का टुकड़ा और दूसरा लकड़ी का टुकड़ा, उन दोनों को बीच में जोड़ने के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए, गोंद होना चाहिए, फेविकोल होना चाहिए, कुछ न कुछ होना चाहिए, तो उन दोनों के बीच में कुछ होता है तभी वो जुड़ती हैं। अगर हम कहें कि संयोग में दो लकड़ी के बीच में कुछ भी नहीं है तो असंभव है, क्योंकि जब तो संयोग होगा ही नहीं तो एक हो जाएगी, तब तो एक हो जाएगी, तब तो संयोग बनेगा ही नहीं। परंतु आधुनिक विज्ञान के विद्वानों ने खोजा कि अगर पानी है, एक गिलास में आधा पानी लें और उसके पश्चात उस पानी के ऊपर पारा डाल दें, पारद को डाल दें, मरकरी को डाल दें, तो उन दोनों के बीच में कुछ नहीं होता है। पानी और पारा के बीच में कुछ नहीं होता है। ये बात सामान्य अवधारणा के विपरीत हो गई। सामान्य अवधारणा कहती है कि दो के बीच में होना चाहिए, मगर यहां दो के बीच में नहीं भी है, तो हम पानी और पारा के बीच में दोनों कह सकते हैं, दोनों के बीच में कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी वस्तुएं हमको दुनिया में मिल जाती हैं आजकल, अब, जो कि दोनों प्रकार की। इसलिए हम तीसरी कोटि के संदर्भ में भी आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से क्या होना चाहिए सोचना है। इसलिए जो इससे पहले कहा है कि अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय का अर्थ किया था कि न निर्वक्तुम शक्यम, जिसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते। ये विग्रह अथवा ये व्युत्पत्ति तो अब गई, इस प्रकार की व्युत्पत्ति को हम नहीं कर सकते, क्योंकि आज के जमाने में कर सकते हैं, हम निर्वचन नहीं कर सकते। किस प्रकार का? सत के रूप में भी नहीं, असत के रूप में भी नहीं, दोनों भी नहीं, एक प्रकार का निर्वचन नहीं कर सकते, इसलिए अनिर्वचनीय कहा। तो ये बात कि निर्वचन नहीं कर सकते ऐसा तो अब नहीं है, कर सकते हैं निर्वचन। विज्ञान में इसकी ताकत आ गई है कि कर सकते हैं निर्वचन, परंतु अब इसका विग्रह यूं होना चाहिए कि न निर्वक्तुम योग्यम, वह उस प्रकार के निर्वचन के योग्य नहीं है। प्रकाश जो है वो कण और तरंग दोनों में से किसी एक के निर्वचन के योग्य नहीं है। वो चीज ही इस प्रकार की है कि हम उसको किसी भी एक रूप में बांध न सके, तो वो निर्वक्तुम योग्यम ऐसा कहना होगा। तो अगर हम इस प्रकार की व्याख्या कर लेते हैं तो ऐसा हो जाता है। आजकल वो कहा है ना, कालोयम निरवधि विपुला पृथ्वी। आजकल इतना बड़ा समय, इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान है
क्या हमारे में क्षमता आ गई है कि हम उन दोनों विरोधी चीजों को भी एक साथ बाहरी दुनिया में उपस्थित कर सकें? ऐसी क्षमता आ गई। तो इसलिए फिर इस प्रकार की क्षमता के लिए हम न निर्वक्तुम योग्यम इस प्रकार कहेंगे। तो अगर ऐसा कहा जाए तो वह अपनी बात अपने रूप में सिद्ध हो जाती है। तो मैंने आज आपके समक्ष निर्वचन और अनिर्वचनीय इत्यादि बातों को उपस्थित किया और ये कहने बताने की कोशिश की कि वास्तव में आज के अनुसार इसका अर्थ क्या होना चाहिए। इसका अर्थ निर्वक्तुम योग्यम इस प्रकार होना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए आज के संदर्भ में यह शब्द इस प्रकार का है। आपने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।